हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रात्रि 8 बजे वाली जो क्लास है, ये रात्रि 8 बजे वाली क्लास कब होती है? सर 8 बजे होगी रात्रि 8 बजे वाली। ये किसकी क्लास है? ये हिंदी की क्लास है। ये हिंदी की क्लास है, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। किसके लिए है? स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जिसमें हम बेहतरीन 37 हिंदी के प्रश्न लेकर आते हैं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अभ्यास कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र की मैं सीरीज़ करा रहा हूँ। बहुत शानदार प्रश्न, एक एक प्रश्न की व्याख्या करूंगा। जितनी हो सकती है उस प्रश्न की उतनी व्याख्या करता हूं मैं। जुड़िए हमारे साथ, आइए स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको बताया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए आमोद सर हिंदी, मेरा चैनल दिख जाएगा। आप सर्च कर लीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास से संबंधित हम महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि मैं टॉपिक वाइज 7000 प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहा हूँ। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज कंप्लीट हिंदी 20 नवंबर से 20 नवंबर 2022 से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, बिना समय गंवाए हुए आज की सीरीज का आगाज करते हैं। चलिए बताइए, बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है? बताइए, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है? क्या अर्थ है नाक कटना? अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको कुछ बता दूं। इसमें नाक कटना मुहावरे का अर्थ एग्जैक्ट नहीं दिया गया, इसमें कोई विकल्प है ही नहीं। आप कहोगे सर है तो बदनामी होना। नहीं, मैं बताता हूँ। ना सॉरी, नाक काटना लिखा है, नाक काटना। नाक काटना का होता है बदनामी। नाक काटना का क्या होगा? नाक काटना का बदनाम करना। इस मुहावरे का अर्थ होगा बदनाम करना। नाक काटना का अर्थ होता है बदनाम करना। अगर यहाँ नाक काटने की जगह होता नाक कटना, तो हो जाता बदनामी होना। इसलिए लिखा है नाक काटना, तो इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। ये गलत प्रश्न आया था पेपर में। इसका सही जवाब क्या होगा? बदनाम करना। क्या होगा? बदनाम करना। प्रश्न पूछा जाए नाक कटना, तो बताना है बदनामी होना। चलिए मैं इसकी व्याख्या भी दिखा देता हूँ। ऐसे जो डाउट वाले प्रश्न हैं, घटना चक्र की व्याख्या है। नाक काटना मुहावरे का वास्तविक अर्थ होता है बदनाम करना। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प में कोई विकल्प उक्त मुहावरे का अर्थ प्रकट नहीं करता। नाक काटना का क्या है? बदनाम करना, और नाक कटना बदनामी होना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक एक डाउट आपकी नहीं रहेगी, एक एक डाउट क्लियर करूंगा मैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दीजिए सही जवाब। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, जुकाम खांसी है। धीरे धीरे सुधार होगा तो और क्लासें आपकी बढ़ाई जाएंगी। फिर मैं पूरी ताकत के साथ आपके समक्ष आऊँगा। यूट्यूब पर जितना हो सकता है उतनी बेहतरीन हिंदी की क्लास लेकर आने वाला हूँ आने वाले समय में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपकी हिंदी को, हिंदी में पूरे नंबर लाने, दिलवाने की। आप किसी का भी पेपर दे रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, टेट, सुपर टेट, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके उस विषय में, उस पेपर से संबंधित पूरे में पूरे नंबर आएँ। भरोसा रखिए, आप जुड़े रहिए।
मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। काला अक्षर भैंस बराबर। मैं जो यूट्यूब पर कोई बात कह दूंगा ना, वो पत्थर की लीक समझिए। मैं कह दूंगा तो उसे करता हूँ, पत्थर की लीक समझिए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बताइए, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा ना होना उसे काला अक्षर भैंस बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? दीजिए जवाब। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अच्छा अच्छा बताओ, रसों की संख्या कितनी होती है? बताओ, रसों की संख्या कितनी होती है? सर, रसों की 9 होती है। रसों के भेद 9 हैं और कुल रसों के भेद कितने? 11। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। हाँ होता है। तो बताओ फिर अद्भुत रस का स्थायी भाव। सर, अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है बहुत शानदार। आप देखोगे नहीं, आप इनकी व्याख्याएं देखोगे नहीं, क्योंकि नीचे व्याख्या दी गई है, आप चीटिंग कर लोगे। चलिए एक और शानदार प्रश्न, मैं इसको इधर कर लेता हूं। अब ठीक है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में, तो सोरठा के प्रथम में 11, प्रथम और तृतीय में 11, द्वितीय और चतुर्थ में 13। तो प्रथम में पूछी हैं कितनी मात्राएं होगी? सोरठा के 11 मात्राएं। और सोरठा का उल्टा क्या होता है? सोरठा का उल्टा होता है, क्या होता है? दोहा। इसके दोहे के पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। कैसे हैं दोनों? दोहा सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। बताइए, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार का भेद नहीं है? सही जवाब देना। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होता आया है और होगा। शब्दा अलंकार का भेद नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। शब्दा अलंकार का भेद नहीं है। देखिए, जो अलंकार होते हैं ना, अलंकार के 2 भेद होते हैं। ध्यान से सुनिए। अब आप कमेंट मत करिए, अब ध्यान से सुनिए। शब्दा अलंकार के तबीयत मेरी थोड़ा सा जुकाम और खांसी है कई दिनों से, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, तब तक आप करिए। मैं फिर भी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। शब्दा अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दा और अर्था। देखिए, आप शब्दा का कौन सा भेद नहीं है, तो याद रखो शब्दा के 5 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष अलंकार। शब्दा का पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरोक्ति और पांचवा वक्रोक्ति। 5 भेद याद रखो। सर, तो अच्छा, हमने तो 5 भेद याद रख लिए, अब उपमा के भी भेद बता दो। नहीं, उपमा के नहीं बताएंगे, क्योंकि उपमा के लगभग 40 भेद होते हैं, कहाँ तक याद रखोगे? तो क्या करें, सिर्फ शब्दा के भेद याद रख लो। तो शब्दा के याद रहेंगे, बचे हुए सब किसके होंगे? सॉरी, बचे हुए सब किसके होंगे? अर्था के होंगे। अर्था अलंकार, हमने उपमा बोल दिया है। बचे हुए सब किसके होंगे? अर्था के। तो अर्था के भेद नहीं बताने आपको, हम तो सिर्फ शब्दा के बताएंगे। शब्दा के जो नहीं है वो बचेंगे अर्था के। तो शब्दा के आपको याद हो गए? हाँ सर, याद हो गए। चलिए इसको मिटाते हैं, एक बार फिर रिपीट कर देंगे। देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, लिख लिया करिए। अगर आपको लगता है एक एक रोज एक नई बात अगर आप लिखेंगे कॉपी पे ना, तो एक महीने में 30 नई बातें आपके पास होंगी। बूंद बूंद से सागर भरिए, बूंद से घड़ा भरिए। चलिए, तो शब्दा का भेद कौन सा नहीं है? सर 5 भेद बताए हमने। कौन से? शब्दा का पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरोक्ति, पांचवा वक्रोक्ति।
तो सर अनुप्रास भी होता है शब्दा का, यमक भी होता है, श्लेष भी होता, तो कौन नहीं है फिर? सर ये रूपक नहीं है। तो रूपक अब होगा किसका? तो अलंकार के भेद दो ही, शब्दा और अर्था। जब ये शब्दा का नहीं है तो ये किसका होगा? अर्था का। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, निम्न में से दंत ध्वनि है, बताइए, जो दांत से ध्वनि बोली जाती है, दंत ध्वनि दांत की सहायता से बोली जाती है। जब जीभ दांत से टच हो तो दंत ध्वनि, जैसे दंत ध्वनि, ये जो ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? सर जब जीभ दांत से लगती है तब इन अक्षरों का उच्चारण होता है, इसे ता वर्ग कहते हैं। ता वर्ग के सभी अक्षर दंत ध्वनि कहलाते हैं। अच्छा, मैं पूछूं पा वर्ग वाले बताओ, तो आप कहोगे पा, फा, वा, भा, मा। अच्छा, मैं कहूँ पा वर्ग किससे बोला जाता है? अच्छा, मैं कहूँ ओष्ठ से कौन से वर्ड बोले जाते? ओष्ठ से, तो आप कहोगे पा वर्ग, पा बोलिए। अच्छा, पा, फा, बा, भा और मा, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब सर तो दंत से पूछा है, दंत ध्वनि, तो ता, था, दा, धा, ना। अब आप कहोगे सर इसमें तो ता, था, दा, धा, ना है ही नहीं। देखो, ता, था, दा, धा, ना के अलावा और क्या आते हैं दंत में? ये तो सबको पता है। और आता है ला और सा। ये ला और सा भी दंत से माना जाता है और बोला जाता है, ऐसा हमारी व्याकरण कहती है। इसलिए दंत ध्वनि कौन सी है? ला। कौन सी है? ला। बहुत शानदार। अरे अगर प्रश्न का जवाब नहीं आया तो मायूस मत हुआ करिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी तो 10-12 दिन ही हुए हैं, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, मायूस मत हुआ करिए। अरे आज गलत हुआ है, कल सही होगा, परसों सही होगा, नरसों सही होगा, कभी तो होगा ना। अगर आप अभ्यास करेंगे और बिना अभ्यास करे एग्जाम में चले जाएंगे तो गलत होने के ज़्यादा चांस हैं। कौन सा वर्ड अघोष है? बताइए, अघोष वर्ड कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। अघोष वर्ड कौन सा है? बताइए। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का हिंदी में कितने वर्ग होते? 5। कौन कौन से बताते हैं? हिंदी में ध्यान से सुनिए, हिंदी में 5 वर्ग हैं। क, चट, तप। क, चट, तप मैं अभी लिख दूं, यहां से लिखूं, रुक जाना, यहां से। हिंदी में 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग हैं। आप कहोगे सर इन्हें वर्ग क्यों कहा जाता? क्योंकि इस का के साथ 5 अक्षर आते हैं, मतलब का के साथ 4 और आएंगे, कुल मिला के 5। का, खा, गा, घा, इंग्या, इसलिए इसे का वर्ग कहा जाता। ऐसे ही चा के साथ आते हैं, चा, छा, जा, झा, या, इसलिए इसे चा वर्ग कहा जाता। ऐसे ता के साथ आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, इसलिए इसे ता वर्ग। टा के साथ आते टा, ठा, डा, इसलिए ता वर्ग। और पा के साथ आते पा, फा, बा, इसलिए पा वर्ग। तो वर्ग 5 होते हैं। अच्छा, तो अब ये वर्ग सीख लिए, वर्ग 5 होते हैं, ठीक है सर। तो ये पूरे वर्ग में 25 लेटर होते हैं, 25। अब अघोष वर्ड कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। कैसे सर? कौन सा पहला दूसरा? जैसे एक वर्ग है ये का वर्ग, तो का पहला और दूसरा अक्षर का और खा, ये क्या है? अघोष है। ऐसे ही खा, का, खा, अगला है चा वर्ग, तो चा का पहला और दूसरा चा और छा, तो ये क्या हुआ? अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा? पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। तो पहचानिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन सा हो सकता है? तो सर क्या चा ये किसी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर है? बिल्कुल है, ये चा वर्ग का, अपने वर्ग का पहला अक्षर है, ये अघोष वर्ड है। जा पहला और दूसरा नहीं है, ना ये है पहला दूसरा ना ये, एक भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए सही। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए।
हमने आपसे कहा है मेरा और मेरी लगा दो, मेरा मेरी लगा दो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए। अगर मेरा फिट बैठ जाता है तो पुल्लिंग है और मेरी फिट बैठ जाता है तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पूछा गया तो मेरी लगाओ। मेरी सौभाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य होता है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। अच्छा आगे देखिए, मेरा काव्य की मेरी काव्य, सर मेरा काव्य, ये भी पुल्लिंग हो गया। मेरी चंद की मेरा चंद, मेरा चंद, ये भी पुल्लिंग हो गया। अच्छा तो फिर यहाँ देखो, मेरी सुंदरता, मेरी वर्ड स्त्रीलिंग है, इसलिए सुंदरता क्या है, स्त्रीलिंग। इसके साथ मेरी फिट बैठ रहा है, अगर जिसके साथ मेरी फिट बैठे वही शब्द होता है स्त्रीलिंग, और जिसके साथ मेरा फिट बैठे वो शब्द क्या होता है, वो शब्द होता है पुल्लिंग। इस शब्द का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब सही होगा, सुंदरता में स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। तो बताओ, मेरी आशा, सर इसके साथ मेरी फिट बैठ रहा, तो ये तो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। मेरी आज्ञा, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी गर्मा, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरा सागर, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आंसर डी सही होगा, मेरा सागर। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, क्या बात है, लाजवाब। इसी तरह जवाब दीजिए। चलिए आगे चलिए, बताइए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, बताइए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, बताइए। तो सदा बहुवचन में जो होता है दर्शन, दर्शन शब्द सदा बहुवचन में। कैसे बहुवचन एक वचन को पहचानेंगे कैसे, तो बहुवचन एक वचन, देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचाना था, उस शब्द से पहले मेरा और मेरी लगा के। और एक वचन बहुवचन कैसे पहचानना है, इस शब्द के बाद क्रिया लगाओ, क्रिया, क्या लगाओगे, क्रिया। जैसे बताओ, दर्शन होता है कि दर्शन होते हैं, सर दर्शन होते हैं, तो जब होते हैं तो ये क्या है, ये बहुवचन है। अगर हो, अब देखो, लता होती हैं कि लता होती है, लता होती है। बहन होती है, गाय होती है, ये सभी एक वचन हैं, ये सभी एक वचन हैं, लेकिन ये दर्शन बहुवचन रूप में है। आंसर क्या सही होगा, वी। दर्शन छोड़िए, दर्शन तो बहुवचन में होता, और भी शब्द हैं जैसे आंसू, आंसू भी बहुवचन शब्द है। आंसू, दर्शन, प्राण, ये प्राण होते हैं, आंसू होते हैं, ये बहुवचन क्रिया आती है इनके साथ। और जिसके साथ बहुवचन क्रिया आए वह क्या है, सर वह बहुवचन है, शब्द है। तो बहुवचन पहचानना सीख लिया, उसके पीछे क्रिया लगा दो, पता चल जाएगा एक वचन है कि बहुवचन। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए हमारा अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर यह शब्द सर्वनाम है। यह कौन सा है, यह एक सर्वनाम शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में विशेषण है, विशेषण शब्द क्या है। तो निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है, विशेषण के लिए भी ट्रिक बताई थी। शब्द उठाओ और उसके पीछे संज्ञा लगाओ, शब्द उठाओ और उसके पीछे संज्ञा लगाओ। तो शीतलता के पीछे संज्ञा लगाओ, शीतलता पानी नहीं। बल, बल लगाओ, बल आदमी, बल आदमी नहीं, बली होता तो हो जाता। वृद्धि, वृद्धि क्या, वृद्धि क्या विशेषण है, कुछ लगाओ वृद्धि के पीछे।
वृद्धि इमारत नहीं, अगर बड़ा होता तो बड़ा इमारत या बड़ी इमारत हो जाता। क्या नया विशेषण है? बिल्कुल है। नया कपड़ा, नया घर, नया स्कूल, तो नया शब्द के पीछे संज्ञा फिट बैठ रही है, इसलिए इसलिए नया क्या है? नया एक विशेषण है। तो हमने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक बताई, एक वचन बहुवचन पहचानने की ट्रिक बताई और विशेषण पहचानने की ट्रिक बताई। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ये ट्रिक भूल जाओगे आप, पता नहीं चलेगा कौन सी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की है, कहीं स्त्रीलिंग वाली आप विशेषण में लगा दोगे। तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। बताइए अगला प्रश्न, बहुत शानदार। सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? सीता सो रही थी, वाक्य का क्या काल है? तो ये कौन सा काल है? बहुत शानदार, ये अपूर्ण भूतकाल है। सीता सो रही थी, कौन सा काल है? ये अपूर्ण भूतकाल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? हमने कल भी बताया, मैं रोज बताता हूँ कि हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द आते हैं। फिर से सुनिए, हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द हैं। कहाँ से आते हैं? संस्कृत से। संस्कृत से एक हिंदी भाषा में सीधे सीधे शब्द आ जाते हैं और एक संस्कृत से हिंदी भाषा में आते हैं कुछ बदल कर, रूप बदल कर हिंदी में आते हैं। संस्कृत भाषा से जो हिंदी में सीधे सीधे शब्द आते हैं, इनको तत्सम कहा जाता है, और जो रूप बदल कर आते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द हमने कहा, एक ट्रिक और बताई, तद्भव शब्द पढ़ने में सरल होते हैं, तत्सम शब्द कठिन होते हैं, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। ये पढ़ने में कैसे होते हैं? कठिन। अब प्रश्न पर चलते हैं। व्याख्या जरूरी है, डायरेक्ट प्रश्न करके निकल जाओ तो कुछ नहीं सीखोगे, व्याख्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस सेट सीखने के लिए आते हो ना, कुछ नया सीखो, और नया सीखना है तो व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना। चलिए, निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? सर गांव तद्भव है। अच्छा, गांव तद्भव शब्द है? हाँ, गांव तद्भव शब्द है। गांव का तत्सम क्या होगा? गांव का तत्सम होगा ग्राम। गांव का तत्सम क्या होगा? ग्राम शब्द। चलिए बताइए, तो अमृत तत्सम है? हाँ, तो अमृत का तद्भव बताओ। अमीय। एकत्र तत्सम है? बिल्कुल है। इसका तद्भव बताओ। इकट्ठा। उच्च, उच्च तत्सम है? बिल्कुल है। इसका तद्भव बताओ। ऊंचा। इसका तद्भव क्या है? ऊंचा। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरह आप जवाब दीजिए, इसी तरह लगे रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ एग्ज़ाम से पहले आप की तैयारी इतनी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा, पूरे में पूरे प्रश्न करने की कैपेसिटी उत्पन्न हो जाएगी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द कौन है? ऐसे शब्द जो हिंदी में सीधे सीधे संस्कृत से आ गए, वो तत्सम है। तो पहचानिए तत्सम। सर क्या गधा तत्सम है? नहीं, ये तो तद्भव है। गाय तद्भव है, ये घड़ा तद्भव है। ग्राहक तत्सम शब्द है। ग्राहक क्या है? तत्सम शब्द है। ग्राहक क्या है? तत्सम शब्द। और ग्राहक का तद्भव क्या होगा? ग्राहक का होगा गाहक। क्या होगा? गाहक। अच्छा, गाय का, फिर गाय तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? गाय का होता है गौ। गाय का क्या होता है? गौ। घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट। और गधा का होगा गंधर्व। गंधर्व, गंधर्व। वेरी गुड, बहुत शानदार, क्या बात है। गर्धव, सॉरी, गधा का होगा गर्दव, हम गंधर्व बोल दिया था, गर्दव, पढ़ने में मिस्टेक हो गई। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये हैं, ये हैं, गधा का गर्दर्व, गाय का गौ, घड़ा का घट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जल का पर्यायवाची शब्द है, जल का कौन सा नहीं है? लास्ट में ये भी देखना है, हमसे गलती होती है, आपसे भी हो सकती है। जल का पर्यायवाची नहीं है। सर नीर होता है, सलिल होता है, अम्बु होता है, लेकिन कौन नहीं होता? समीर नहीं होता। अगर समीर नहीं होता तो ये किसका है? ये समीर
हवा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? हवा का। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन, बता दीजिए जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत शानदार। जटिल का विलोम क्या होता है? सर जटिल का विलोम सबको पता है और बहुत अच्छे जवाब। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड का अर्थ नहीं होता है। वर्ड का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ड मीन्स क्या नहीं होता? सर वर्ड मीन्स अक्षर होता है, बिल्कुल होता है। वर्ड मीन्स रंग होता है, बिल्कुल होता है। वर्ड मीन्स जाति होती है, बिल्कुल होता है। लेकिन वर्ड मीन्स सुंदर नहीं होता। क्या नहीं होता? सुंदर। आंसर क्या है? डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पढ़िए। बहुत शानदार। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए क्या शब्द है? इसके लिए दुष्कर शब्द है। क्या शब्द है? इसके लिए दुष्कर शब्द है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्कर। बहुत लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न पर। अच्छा कहाँ तक हुए थे प्रश्न? एक बार देख लेते हैं, कोई प्रश्न अपना छूट ना जाए। प्रश्न ठीक है, बहुत बढ़िया। 57, यहाँ 58 है। बताइए अली और अली का सही अर्थ देने वाला युग्म क्या है? अली और अली का सही अर्थ बताइए। बताइए भैया, सही जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अली और अली, तो देखिए जो ये आगे अली लिखा है ना, इस पे छोटी ई की, जिस ला पे छोटी की मात्रा लगी है, इस अली मीन्स होता है भौरा। और जिस ला पर बड़ी की मात्रा लगी है, इस अली मीन्स होता है सखी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी आंसर, भौरा और सखी। भौरा और सखी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपमान शब्द में उपसर्ग है। अब तक तो आप सीख चुके होंगे। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? आगे। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आंसर सही होगा डी। आंसर क्या सही है? डी। चलिए आगे चलिए। घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? फिर से मैंने कहा, प्रत्यय हमेशा शब्द के कहाँ लगता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से जवाब दीजिए। घबराहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बहुत शानदार, बता दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए आप। हमारा अगला प्रश्न बता दीजिए। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सर संधि विच्छेद होगा परम। परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ। कौन सी संधि है? सर इसमें तो दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। क्या शानदार जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रश्न को और बताइए, बता दीजिए प्रश्न को। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। वाक्य में कौन सा अशुद्ध अंश है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में कौन सा? क्या मैंने होना चाहिए? नहीं, बहुत लोग बोलते होंगे ये गलत है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने नहीं होना चाहिए और अशुद्ध ही पूछा गया है। आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला और भी प्रश्न बचे हैं। अभी तो प्रश्न बचे हैं, अभी तो 10-12 प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया, आराम से होंगे, आराम से करेंगे।
जल्दबाजी नहीं है। शानदार। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है? बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास है? सर इसका सामासिक विग्रह होगा राजा का पुत्र। और इसमें कौन सा समास है? नहीं नहीं, इसमें द्वंद्व नहीं है, इसमें द्विगु भी नहीं है, इसमें अव्यय नहीं है। राजा का पुत्र अर्थात कारक चिन्ह जिसमें विभक्तियों का प्रयोग हो वह कौन सा है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है अर्थात कर्म की बात हो रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। अगर होता राहुल आम खाता है तो कर्तवाच्य। अब आम खाया जाता है, भैया कर्म की बात हो रही है, ये करते कर्ता को प्रधानता नहीं है, कर्म को है, तो कर्मवाच्य। ठीक है। चलिए, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो परेशान ना होइए, मैं टॉपिक वाइज हिंदी लेकर आ रहा हूँ रात्रि 9 बजे 20 नवंबर को। एक एक टॉपिक का एनालिसिस करूँगा और 7,000 प्रश्न करवाऊँगा। इतने शानदार 7,000 प्रश्न, सब लोग जुड़िए, एनालिसिस करवाऊँगा। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? अव्यय वह शब्द होते हैं जिनका ना तो एक वचन बने ना बहुवचन बने, वो अव्यय कहलाते हैं। ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग बने, तो ये तथा शब्द क्या है? तथा शब्द एक अव्यय शब्द है। क्या है? तथा शब्द अव्यय शब्द है। चलिए आगे चलिए। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? हम विराम चिन्ह से एक प्रश्न जरूर आते हैं लेकर, जरूर प्रैक्टिस सेट में एक विराम चिन्ह का प्रश्न है। तो अल्प विराम कौन सा है? डी वाला, ये अल्प विराम है। अच्छा, ये अल्प विराम है, तो बताओ ये बी में क्या है? अगर डी में अल्प विराम है तो फिर वी में क्या है? सर बी में विस्मयादि बोधक है, ए में प्रश्नवाचक है और सी में पूर्ण विराम है। क्या है? पूर्ण विराम। चलिए आगे चलते हैं, बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। शानदार गद्यांश हमारा आ गया है। क्या आ गया है? गद्यांश। पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत शानदार गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश के बाद भी गद्यांश के 5 प्रश्न हैं और भी प्रश्न बचे हुए हैं। चलिए, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। क्या कह रहा था? मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। वह झोपड़ी में पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर खड़ा दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं ने छप्पर के नीचे विश्राम किया था। बहुत बेहतरीन। बताइए, गद्यांश के 66 से 68 प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया, कर लीजिए। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़िया को क्या नहीं था? जल्दी से बताइए। 67वां प्रश्न, बुढ़िया को क्या नहीं था? सर बुढ़िया को गद्यांश के अनुसार सामर्थ्य नहीं था। क्या नहीं था? सामर्थ्य नहीं था। अगला प्रश्न बताइए, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? जल्दी से बताइए, अश्वारोही क्या करने आया था? बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था क्या? जल्दी से बताइए, अश्वारोही क्यों आया था?
अश्वारोही बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था, क्योंकि वो चाहता था वह छप्पर कहाँ है, उस बुढ़िया की वह मदद करना चाहता था। वो तो छिप गई थी ना, इसलिए उसके छप्पर को ढूंढने आया था। बताइए, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? बता दीजिए, गद्यांश में पथिक किसको कहा गया है? ये हुमायूं को कहा गया है। वो जो पथक व्यक्ति था, पथिक, वो हुमायूं ही था। कौन था? हुमायूं। बहुत शानदार। बस कुछ प्रश्न और बचे हैं, थोड़ी देर की बात है। हुमायूं में कौन सा गुण था? बताइए, हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में क्या थी? कृतज्ञता थी। हुमायूं में क्या थी? कृतज्ञता थी। कृतज्ञता का मतलब क्या है? दूसरों का उपकार करने वाले को, दूसरे का उपकार करने वाले के जो गुण हैं वो कृतज्ञता कहलाते हैं। और उपकार करना कृतज्ञ कहलाता है। जो उपकार करता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बड़ा शोर शराबा है आज, बड़ा शोर शराबा है, ऐसी जगह क्लास ले रहे हैं आपकी, आपको बाधा उत्पन्न हो रही होगी। चलिए, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकलती? निकली क्यों नहीं निकलती? निकली थी। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली थी? छुप गई थी ना। किस लिए छुप गई थी? वह डरी हुई थी। क्या थी? वह डरी हुई थी। बताइए, अगला प्रश्न बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, एक मिनट, एक मिनट, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मिला है संस्कृति के 4 उपाध्याय। किसके लिए मिला है? संस्कृति के 4 उपाध्याय के लिए। चलिए, आगे चलते हैं। पद्मावत किसने लिखी है? बहुत शानदार, जल्दी से बताइए। अब गद्यांश के प्रश्न खत्म हुए और 2-3 प्रश्न और बचे हैं। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कितनी लगन से आप पढ़ने वाले लोग हो। मैं रोज़ देखता हूँ ये 7-8 लोग जो है बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। ये बहुत मेहनती लोग हैं, बड़े शानदार तरीके से पढ़ते हैं। मैं इनको देखता हूँ। चिंता मत करिए, आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ये किसने लिखा है चंद्रगुप्त नाटक? बताओगे आप लोग? सर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं, ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न होना चाहिए। हाँ, आखिरी प्रश्न है, बताइए। भारत भारती के रचनाकार कौन है? कल बताया, कल गद्यांश में बताया था, कल या परसों के गद्यांश में था। गांधी जी ने किसी को भारत भारती किसी की पढ़ी तो उन्हें राष्ट्र कवि कह दिया। भारत भारती किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ये कुछ बच्चे हैं ना, बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ये डेली आते हैं। कुछ के नाम मुझे याद हैं, कुछ के नहीं हैं। एक राघवेंद्र नाम का लड़का है, अंकित यादव है, अंजलि यादव है, देवेंद्र सिंह परमार, बहुत सारे लोग हैं, कुछ के नाम याद रहते हैं मुझे। तो ये लोग डेली पढ़ते हैं, रोज़ आते हैं पढ़ने, और बड़े लगन के साथ क्लास जैसे ही शुरू होगी आ जाएंगे, अंत तक मेहनत करेंगे, अंत तक हमारे साथ रहते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं, जिनका नाम मैं नहीं यहाँ पे ले पा रहा हूँ, मुझे कमेंट अभी दिख नहीं रहे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ, हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? हाँ, एक और है, नाम याद आ रहा, फिरोज खान करके एक कोई है, फिरोज खान, फिरोज खान, एक कुमारी शहजादी करके कोई है, बहुत ये लोग हमारी क्लास को अवश्य लेते हैं। चलिए, आज का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। ज़रा हमें बताइए कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ये भी बताइए आज का हमारा सेशन कैसा लगा। आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। 7000 प्रश्न हम 20 नवंबर को लेकर आ रहे हैं। टॉपिक वाइज हिंदी, आपकी कंप्लीट हिंदी, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए। आप जब 7000 प्रश्न कर लोगे तो आप अपने आप पर गर्व फील करोगे कि हाँ, हमें किसने हिंदी पढ़ाई है, हमारे साथ किसी ने मेहनत की है। और आप भी मेहनत करिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पढ़ लो यूट्यूब पे बस हो जाए काम, नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ पूरे पूरे नंबर दिलाने का प्रॉमिस करता हूँ। बस आप मेरे साथ कुछ दिनों तक जुड़िए। तो चलिए, आज का मॉडल पेपर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।